नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि जैसे मैं अपने 20 की एज में हूँ, 20, 21, 22, या मेरी अभी जॉब लगी है, मैं किसी भी सर्विस में आया हूँ या मैं किसी भी कॉर्पोरेट, एमएनसीज, गवर्नमेंट किसी के अंडर वर्किंग हूँ और अब मुझे शुरू करना है इन्वेस्टमेंट क्योंकि अब मेरे पास पैसा आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास भी है या फिर आप भी एक रोचक अभी छोटे हैं और सोच रहे हैं इन फ्यूचर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इस वीडियो में बने रहिए और आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी रियल एस्टेट को लेकर होगा, जो भी जो है स्टॉक मार्केट को लेकर होगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, क्यों पैसा उसमें लगता है और कैसे पैसा लगाते हैं, कंप्लीट डिटेल्स। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का मतलब ये हुआ, ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए आप एक ग्रुप है आपका, अब 10-12 दोस्त हो, ठीक है, और आप लोग एक साथ अलग अलग बिजनेस करते हो। आप लोगों ने 10-12 लोगों ने ग्रुप बनाया और आपने किसी थर्ड पर्सन से, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन से बोला कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हम में से किसी के भी बिजनेस में, जो बिजनेस अच्छा है उसमें पैसा कुछ लगा दो और जब बिजनेस ग्रो करेगा तो उसके साथ आपका पैसा भी ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी आपको स्टॉक मार्केट को समझाने की। तो इसी तरीके से जो कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे अलग अलग ग्रुप है, निफ्टी 50, मतलब टॉप 50 कंपनी भारत की, उन सब का एक बंच है, निफ्टी 50, निफ्टी 100, ठीक है। और अदर फार्मा सेक्टर के लिए अलग, इन अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग जो कंपनीज के ग्रुप्स हैं और अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं, ये सारी मिल के, ये सारा जो एक पर्टिकुलर इनका इन्वेस्टमेंट उठाने का अड्डा है, जहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, वो है स्टॉक मार्केट। अब आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि हाँ, ग्रुप ऑफ कंपनीज जहाँ से अपना पैसा उठाते हैं, जहाँ पे पैसा वो कमवाते हैं, जहाँ पे पैसा वो घटाते हैं, वो एक ऐसा प्लेस है जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। वो आपको एक स्टेज देता है कि भारत सरकार के अंडर में, भारत की भूमि पे जो भी बंदा रह रहा है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, गवर्नमेंट के नज़र में अपना सिटीजन है, वो इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक्स में और स्टॉक्स मार्केट में, ठीक है, अपने यहाँ की, इंडिया की। तो दोस्तों, ये आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब इसमें कितना रिटर्न मिलता है, कैसे इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आप कहीं पर भी दिमाग लगा के ये ना चलिएगा कि हमारी जो है, जो भी हम जानकारी यूट्यूब से देख लिए या कहीं अलग से देख लिया और रैंडमली इन्वेस्ट कर दिए तो हमारा सही होगा सब कुछ। बिल्कुल भी ये बातें गलत हैं। और जो भी एक्सपर्ट बनता है इसमें, क्योंकि देखो, एक्सपर्ट्स कौन दुनिया में घाटा चाहता है, लेकिन हो जाता है। तो एक्सपर्ट तो हर कंपनी में सब कुछ है, लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है आप कितने एक्सपर्ट हो और आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हो, उसी से फ़ायदा होगा। ओके, तो अब इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी है, तो कंपनी के लेने होते हैं आपको शेयर्स। शेयर्स में क्या लेना होता है दोस्तों, जैसे कि एक घर है और घर में लगी है ईंटें, ठीक है। हमने बोला कि हमारे घर की कीमत है 10 लाख, आपने बोला कि मुझे एक ईंटा चाहिए आपके घर से जिसकी कीमत है 8 रुपया, ओके। लेकिन वो मुझे दीवार से निकाल के नहीं देना, वो वहीं पर लगा रहेगा और उसकी ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी। ओके फाइन, यू कैन टेक इट। देन आफ्टर मैंने दे दिया आपको, आज के 2 साल 4 साल बाद उस घर की कीमत हो गई 20 लाख। तो दोस्तों, 20 लाख रुपए कीमत घर की हुई, तो चूंकि वो ईंटा घर के एक अभिन्न हिस्सा है, उसका पार्ट है, उसका शेयर है, तो उसकी भी कीमत तो दुगनी हुई ना। घर 10 से 20 हुआ तो वो 8 से 16 हो गया, ठीक है। बाहर भले उसकी कीमत 8 है, लेकिन यहाँ मौके पे वो उसका पार्ट है तो 8 से 16। तो अब मैंने बोला कि आप ये ईंटा उसकी ओनरशिप में ख़त्म कर रहा हूँ, और आपने भी बोला ठीक है 16 जो है, या कोई थर्ड पर्सन आया कि अब मुझे ये 16 में दे दो, ये जो ओनर है, ये ईंटा आपका जिम्मे था, ये मैं ले लूँगा, या कोई पेंटिंग लगी या मॉन्यूमेंट। तो इसको आप लॉजिक से समझ गए, बहुत इजी बच्चों की तरह समझाया हूँ कि ऐसे करके होता है बिजनेस की। घर की भी कीमत बढ़ी तो ब्रिक की भी कीमत बढ़ी। तो इसी तरीके से आप कुछ शेयर्स ले लेते हो कंपनी के, कंपनी का छोटा सा हिस्सा, तो उस कंपनी के हिस्से से जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपका हिस्सा उस कंपनी का हिस्सा है, तो उसका भी तो ग्रोथ होगा। तो यही है तरीका स्टॉक्स के शेयर्स को खरीदने का और उसमें पैसा डालने का। आपको अब कौन बीच में, भाई एक मीडिएटर चाहिए। आप डायरेक्ट कहीं पे जाके किसी से तो बोल नहीं सकते कंपनी में कि मुझे ये दे दो। तो मीडिएटर जो है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे जीरोधा वगैरह, ओके। तो इससे आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं।
अब अगर आप चाहते हो कि मैं जीरोधा पे एक पर्टिकुलर डिटेल बना दूं कि कैसे अकाउंट खोलना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप लिंक मतलब कमेंट करो और हम एक पर्टिकुलर वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ आपको लाके दे देंगे। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं कि रिटर्न्स क्या मिलते हैं और कैसे आप अधिक रिटर्न्स इसमें कमा सकते हो। दोस्तों रिटर्न्स की बात करें तो इसमें रिटर्न्स आपको अनलिमिटेड मिल सकते हैं। भाई कंपनी का क्या है, आज के 20-30 साल पहले एप्पल, गूगल का जो बाहर की या कंपनी हो या जहाँ भारत की टाटा, बिरला, जिसने भी सही डिसीजन लिया, आज वो उन्हीं कंपनीज के सहारे बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठ गए और उन्होंने कंपनीज के सहारे ही आजकल तो लोगों ने कंपनी भी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने एक सही समय पे सही डिसीजन लिया आज के 10, 15, 20 साल पहले और उनका ग्रोथ हुआ। तो ये डिपेंड करता है, आपका आज का डिसीजन आपके 10 साल बाद का फ्यूचर तय करेगा दोस्तों। तो ये है लॉजिक इसके रिटर्न्स की। अब मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसमें कैसे हम लोग इन्वेस्ट करें। मान लीजिए हमारे पास बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर हम 10 साल वेट नहीं कर सकते, तो हम और कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में क्या होता है कि इंट्राडे में आप एक ही दिन में कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हो और उसी डेट में पर्टिकुलर कि कितना ग्रो किया या कितना लॉस हुआ, उस पैसे को लेकर आप निकल जाते हो। तो ये हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग। देन आफ्टर इसमें होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के केस में क्या होता है, आप हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 दिन, 10 दिन के लिए उस पैसे को होल्ड करते हो। देन आफ्टर उस पर एक प्रॉफिट कमाते हो और उसके बाद में निकल जाते हो। या अगर आपका लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है लॉस कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो आप लॉस बना के भी निकल जाते हो। तो ये हुआ सिनेरियो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब इंट्राडे में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि पर डे में इतना नहीं हम लोग सोच सकते कि कंपनी बढ़ेगी ही या घटेगी ही, तो उसमें तो रिस्क ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा मिल जाता है लेवरेज का। अब लेवरेज क्या है? लेवरेज का मतलब होता है दोस्तों उधारी, कि जैसे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, 10 लाख मेरे पास है, 90 लाख बैंक ने दे दी, मेरी बिल्डिंग बन के तैयार होगी, बैंक की किस्त है 1 लाख रुपये महीना, 4 महीने बिल्डिंग बन गई, 4 महीने किसी तरीके से हमने 1-1 लाख रुपया दिया। उसके बाद में जो है हमने जो रेंटल इनकम हुई उससे 4-5 लाख की उसमें हर मंथ अपनी बैंक की EMI चुका दी। अब इसका लॉजिक आप समझ गए ना। इसी तरीके से इंट्राडे में लेवरेज होता है। आपके पास 100 रुपया है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो 500 रुपये तक का, ठीक है, जितना भी लेवरेज वहाँ पे आपको मिल जाए। उसके बाद में उस 500 रुपये से आप कमाओगे तो उस पर आप पैसा बनाओगे, क्योंकि आप 100 पे बनाते 1% तो 1 रुपया होता और 500 पे 1% तो 5 रुपया हुआ। इसी तरीके से 1 लाख पे 1% 1000 रुपया हुआ और विथ लेवरेज 5 लाख पे 1% 5000 रुपया हुआ। तो ये लेवरेज बहुत बड़ा डिफरेंस खेल देता है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी है। अगर 1% घटे तो वहाँ पे आप 1 रुपया ही घटोगे, 100 रुपये के केस में, 500 के केस में 5 रुपया घटोगे, 1 लाख के केस में आप घटोगे 1000, तो 5 लाख के केस में आप घटोगे 5000। तो दोस्तों इस पे जो आपका लेवरेज का खेल है ना, इस पे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। स्विंग ट्रेडिंग के केस में क्या है, कोई लेवरेज जनरली आपको नहीं मिलता है, आप उसकी होल्डिंग करते हो। आप देखते हो इस हफ्ते कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन करने वाला है, डिटेल्स अपनी स्टडीज़ करते हो। उसके बाद में एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा देते हो, 7, 8, 10 दिन के लिए रुकते हो। देन आफ्टर आप उसको वेट करते हो। और जनरली दोस्तों 60 से 70% जो ट्रेडर्स हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू अपना बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक एम्प्लॉई हो, आप एक वर्कर हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे बिजी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो इतनी आसानी से, क्योंकि आपको 9:15 से 3:30 तक स्क्रीन पे एक टक आंख बना के बैठना पड़ेगा कि मेरा स्टॉक किधर गया, इधर गया। इस चीज़ से बचने के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ जा सकते हो। आपने एक हफ्ते का गोल सेट कर दिया कि इतना गया तो बेच देंगे प्रॉफिट में, और इतने से ज़्यादा लॉस हुआ तो मैं हटा दूंगा। तो ये जो दिमाग में माइंडसेट बना लिया तो स्विंग ट्रेडिंग से आप निकल जाओगे। और बाकी बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो होल्डिंग्स करते हैं 1 साल, 2 साल, 10 साल, और उनका जो है पैसा जनरली जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छा पैसा जनरेट करते हैं। अब दोस्तों आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और होल्डिंग्स क्या हैं, और स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स कैसे मिलता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को आपने सिंप्लीफाइड घर के एग्जांपल से समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट को चूज क्यों किया जाए। तो दोस्तों
स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप एक कंपनी खोल नहीं सकते, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी का कॉन्सेप्ट अच्छा लग जाए, आपको किसी कंपनी का कॉन्सेप्ट पसंद आ जाए, तो आप उस कंपनी के ओनर हो सकते हो। ये जो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है वो स्टॉक्स के थ्रू मिलता है। भले ही आप 100% ओनर नहीं हो रहे हो, लेकिन जितनी भी ओनरशिप आपको उधर से ऑफर की जा रही 1-2% या 0.001% आप अपना पैसा लगा के उस कंपनी की ओनरशिप ले सकते हो, छोटा सा उसका एक हिस्सा ले सकते हो। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसी तरीके से आप अगर बहुत सारी 100-200 कंपनी में एक अच्छा अमाउंट आगे चल के भगवान करे इन्वेस्ट कर ले जाएं, तो आपका एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा और ज़रूर से ज़रूर आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करोगे। तो ये था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मेन रीजन। उसके बाद में रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो अगर आप नॉर्मल रिटर्न देखो तो 10 से 15-20% सालाना आप पा जाओगे, लेकिन अगर आप अच्छे रिटर्न्स देखो तो बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स लोगों ने इससे कमाए, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई। और लॉस की बात करें तो लॉस भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने उठाए और बहुत लोग भी इसकी मार्केट में आके बर्बाद भी हुए। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, और इसको आप अपनी टीन एज से हो तो शुरू कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब हम लोग बात करते हैं सारी इन्वेस्टमेंट के फादर के बारे में, रियल एस्टेट। तो मैंने रियल एस्टेट को सारी इन्वेस्टमेंट का फादर क्यों कहा? दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान से देखना, राजा महाराजा क्या किस चीज़ के लिए लड़ते थे? आज के बहुत साल पहले किस चीज़ की लड़ाई होती थी? महल और ज़मीन की। और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है और महल और घर द्वार एक ऐसी चीज़ है, इसमें एक रियल थिंग है, मतलब रियल मतलब कि एक असली चीज़ है। स्टॉक शेयर्स आप देख नहीं पा रहे, वो तो एक पेपर पे लिखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपनी ज़मीन टच कर रहे हो, आप अपनी घर को देख रहे हो और आप अपनी बिल्डिंग को देख रहे हो। इस केस में आप समझ रहे हो ना, ये रियल चीज़ें हैं, ये आपको फील कराएंगी, आप ओनर हो, ये समाज को पता चलेगा। आप पोर्टफोलियो में 10 करोड़ का स्टॉक डाले रहो, किसी को नहीं बताओगे, कौन जाने यार, किसी मतलब नहीं, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानेगी, आप जानोगे, टैक्सेशन वाले इंस्टीट्यूशन जानेंगे बस। और उसके बाद में लेकिन ज़मीन और ये सब चीज़ें, इस पर लोग दुनिया जानेगी कि अब हाँ भैया इतना ग्रो है और इस चीज़ के ओनर ये, इस पर्टिकुलर रियल थिंग के ओनर ये हैं। अब रियल एस्टेट के रिटर्न्स क्या हैं? जनरली रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है ये 10 से 20% सालाना से ग्रो करता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कितने चाहिए दोस्तों? रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए मोटा, जनरली 4 से 5 लाख तो मिनिमम अमाउंट्स के साथ आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से समय चल रहा होगा ऑनलाइन कर दो, ये करो। देखो भाई, आप रिसर्च करके अपने आसपास इन्वेस्ट करो ये रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट को भी मतलब अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत लोग इसको भी बहुत अजीब तरीक़ों से प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा दो और हम रियल एस्टेट आपको खरीद के देंगे। यार इतने तो नहीं आप बेवकूफ़ हो सकते हो, इतने तो नहीं आप अनपढ़ और जाहिल हो सकते हो कि आप ज़मीन भी आपको 3rd पर्सन खरीद के रखे अपने नाम और आपका पैसा वो लेकर चले। ऐसा तो अभी इतने बुरे दिन नहीं आए। और ये जो बाहरी आके, आपको पता है ना, ये बाहर से आके हमारे इंडिया में, हमारे देश में ये लोग अलग अलग चीज़ें, इनकी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, कहीं इराक, ईरान, कहाँ रजिस्टर्ड हैं। ये लोग आके यहाँ पे अलग अलग तरह की बातें लुभावनी करते हैं, उसके बाद में मोटा पैसा उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और इनके जाल में फंसे हुए लोग फिर हमारी सरकार के पीछे दौड़ते हैं, न्यायालय के पास जाते हैं, फिर यही कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी नहीं है, हमारा न्यायालय का सिस्टम नहीं अच्छा है, वो हमें न्याय नहीं दिला पा रहा। अरे जब आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी है तो क्या न्यायालय अपनी जेब से निकाल कर दे? वो प्रयास करेगा और अंततः आपको दिलवाने की हर संभव जो संभावना होगी उसको करेगा, लेकिन आपको भी जिम्मेदार होना है। तो रियल एस्टेट मतलब रियल एस्टेट आप खुद जाओगे, उसे खरीदोगे, उसे बेचोगे, आप खुद उसके ओनर होगे, आप उसको देखोगे। अब दोस्तों, अब रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करें और कैसे हम लोग रियल एस्टेट के साथ ग्रो कर सकते हैं? देखो दोस्तों, आप सबसे पहले रिसर्च करो अपने आसपास या आपकी जो सबसे नियरेस्ट लोकल सिटी है। आपके आसपास भले ही ज़मीन आपको जल्दी ना मिले, लेकिन नियरेस्ट सिटी जो भी होगी वहाँ पे हाउसिंग जो है बहुत तेज़ी से हो रही होगी और वहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। आप किसी छोटे आप प्लॉट को ओन करो, और लेकिन उसे ओन करने से पहले आप देखो कि रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, वहाँ की जो डेवलपिंग अथॉरिटी है उसके साथ इनका क्या संबंध है, वो उसने इसे ऑथराइज कर रखा है कि नहीं। जो नियम कानून होते हैं कि आप प्लॉट ले रहे हो जिस कॉलोनी में, वहाँ पे मान लीजिए कहीं 25, 28, 30 फीट चौड़ी रोड होनी चाहिए, पोल्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, या ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए, गेटेड कॉलोनी होनी चाहिए, जो भी नियम है उन सबको आप मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करो, लॉयर की हेल्प लो, और हेल्प लेने के बाद में आप वहाँ पर अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ में 3-4 लाख के साथ में एक प्लॉट से शुरू कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और
आज की डेट में इसमें अगर आप पैसा लगाना शुरू कर दोगे और आने वाले समय में 5-10 साल में आपके पास एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो गया, तो आप विश्वास मानिए कि आप उसी एक प्लॉट से आप अपनी पूरी एक लाइफ काट लोगे। वही 4-5 लाख ग्रो करके करोड़ों रुपया बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाए, और फ्रॉड से बचने के लिए आप लॉयर की हेल्प लो, बैंक की हेल्प ले सकते हो। अब बैंक की हेल्प कैसे ले सकते हो भाई? बैंक की हेल्प लेने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप बैंक से पता करो कि ये पर्टिकुलर प्लॉट लेने जा रहे हैं, इस प्लॉट को लेने के लिए हमें लोन चाहिए। अगर बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाती है, इसका मतलब प्लॉट सही है, जेन्युइन है, बैंक उसको क्रॉस वेरीफाई करवाएगी, और उस पर जब लोन देने के लिए रेडी हुई तो मतलब बैंक भी उस पर सहमति है, ये चीज़ सही है। और कहीं भी फ्रॉड होगा तो बैंक आपको पहले ही बता देगी यहाँ पे ये चीज़ गलत है, हम आपको नहीं दे सकते, तो वहीं पे आप पकड़ सकते हो। तो बैंक की, लॉयर की हेल्प लेके आप प्लॉट्स को खरीदो, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करो और धीरे धीरे ग्रो करो। आपके पास बड़ा पैसा है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों, ये था रियल एस्टेट का फैक्टर। और रियल एस्टेट के साथ आप रेंटल बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके उस पर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनवा के, ठीक है, उसको रेंट पे दे के उससे भी आप ओनर अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और रियल एस्टेट के थ्रू ही आज के दुनिया में एक फैक्ट है, आप जान लो, 80% ऑफ द रिचनेस इज फ्रॉम रियल एस्टेट। 80% अमीर लोगों के पीछे का राज सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट है। ओके दोस्तों, तो इस बात को क्लियर कर लेना कि रियल एस्टेट सबसे बेस्ट है। अब अगर आप बात करो कि रियल एस्टेट हमने जो पैसा कमाया, यार आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी क्या हमें टैक्स भी देना होगा रियल एस्टेट के कमाए पैसे पे? तो जी हाँ, ज़रूर। आपको 2 तरह के टैक्स रियल एस्टेट की कमाई पे देना होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? अगर आपने किसी प्लॉट को लिया और 24 महीने से पहले बेच दिया, अगर 24 महीने से पहले बेच दिया और उस पर आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, 4 का वो 6 हो गया और आपने पैसा कमाया, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होगा, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से ज़्यादा होगा। 24 महीने के बाद अगर आपने किसी चीज़ को बेचा, किसी रियल एस्टेट को, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आपको देना होगा अगर आपने उस पर प्रॉफिट कमाया। लेकिन दोस्तों, एक लॉजिकल बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कई सारी कंडीशंस में आप बचा सकते हो। इसके लिए आप अपने सीए से बात कर सकते हो। कई सारे नियम होते हैं, जैसे कि आपका अगर घर को बेच के घर बनवा रहे हो, इस केस में आपको वो जो टैक्सेशन है उस पर छूट दे दी जाती है या माफ़ कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप अपने सीए से कांटेक्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको वो टैक्स बचाने की तरीके बता देगा, और टैक्स बचा के आप अच्छा खासा अमाउंट भी बचा लोगे इस बिजनेस में। तो दोस्तों, ये हमारा स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट का कंपैरिजन था। तो अगर आपको जिताना हो या आपको लगता हो कि रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट से कौन बेहतर है, तो आप कमेंट में लिख के दो। मेरे हिसाब से तो दोनों बेहतर है, डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। अगर दोस्तों आप अपनी चीज़ों को अपने सामने देखना चाहते हो, आप पब्लिक का इतना आपके ऊपर मतलब आप ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहते, तो आपके पास स्टॉक मार्केट है। आप अगर अपने रियल एस्टेट के थ्रू जाओगे तो आपको नज़र में ज़रूर रहोगे। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जो आदमी ग्रो करता है उसके साथ, ग्रोथ के साथ उसके दुश्मन भी तैयार होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप जो ग्रो कर रहे हो, तो इन सब कुछ भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इनके साथ अपनी सीक्रेसी, आप खुद को जो है बचा के रखना पड़ता है, सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया है, ठीक है, दुनिया बढ़ने वाले की दुश्मन होती है, घटने वाले की दोस्त हो जाती है, ठीक है। और समाज का एक आजकल धर्म हो गया है, बहुत सारी जो मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, उनका एक धर्म हो गया है कि जो भी बंदा ग्रो कर रहा हो, जैसे आप जनरली देखो सिद्धू पाजी के साथ क्या हुआ, बिना किसी मतलब के जो कुछ हुआ सो हुआ, बिना किसी मतलब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी, बिना किसी मतलब चीज़ें हुई हैं सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए। तो हमेशा याद रखना कि ग्रोथ के साथ खुद को सिक्योर करते चलिए। ये बात आपको किसी वीडियो में कोई नहीं बताएगा। आप स्टॉक मार्केट के साथ भी जा रहे हो तब भी खुद को सिक्योर रखो, ठीक है। और रियल एस्टेट के साथ जरूर उसके साथ भी खुद को सिक्योर रखो। अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने साथ थ्रेट ना तैयार होने दो। कोई थ्रेट तैयार हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट का ही कुछ हिस्सा आप यूज कर सकते हो उस थ्रेट के खिलाफ। अगर आप किसी लॉयर को लगा सको, कुछ भी लगा सको, लेकिन सही समय पे तुरंत सही डिसीजन लो, क्योंकि यही सब चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे बहुत ज़्यादा लेवल पे आगे चल के समस्याएं खड़ी हो जाएंगी दोस्तों। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टॉक मार्केट भी बेहतर है, रियल एस्टेट भी बेहतर है, और मैं कहूँगा कि डाइवर्सिफिकेशन पे चलो, स्टॉक मार्केट के साथ भी चलो, रियल एस्टेट के भी साथ चलो, ठीक है। दोनों को लेकर चलो और उसके साथ अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखो, खुद के बचाव को रखो, और हमेशा कोर्ट और न्यायालय
के साथ हमेशा कंपेयर करो कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमारे न्यायालय के थ्रू वैधानिक मतलब ये हमारे न्यायालय के थ्रू वैलिड है या नहीं है, कि पर्टिकुलर प्लॉट हम ले रहे हैं, पता चलो उस पर कोई केस पेंडिंग है, आपको नहीं पता चला, या उसका टाइटल खतौनी पे या जो खाता है उस पर टाइटल दूसरा है और उसका ओनर दूसरा है, और या फिर कब्जा दूसरा है, या पोजीशन दूसरा है, या गाटा संख्या दूसरी है। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, और उससे आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी पे को लेने या किसी भी चीज़ को करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। जय हिंद दोस्तों, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है स्टॉक्स और रियल एस्टेट को लेकर, तो मैंने ये जो आपको बच्चों की तरह एक्सप्लेन किया है, इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इसको तुरंत कमेंट में करो, मैं और नॉर्मल शब्दों में और इजी करूँगा, चीज़ों को समझा दूंगा आपको दोस्तों, ठीक है। मैंने कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स और इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं किया, क्योंकि देखो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स, स्टडीज़ सब कुछ अच्छी बात है, हमारा मेन मतलब होता है कि हमारा बिजनेस से फ़ायदा कितना हुआ बस। तो दोस्तों और हमारा यही मोटिव है कि आपको बताना कि क्या मोटी मोटी बात है, किसके साथ हमें चलना है या किसके साथ नहीं चलना है दोस्तों। नमस्कार।